वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। ये हमने टॉपिक पढ़ा था अल्केन्स की प्रेपरेशन का। ठीक है, अब उसकी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, जो कि हमें अपीयरेंस जो नज़र आती है, फिज़िकली हमें नज़र आती है, वो उनको आप क्या कहते हो, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं हम। अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम, यानी जैसे आपके पास आ जाता है मीथेन, आ जाता है इथेन, आ जाता है प्रोपेन, आ जाता है ब्यूटेन, आ जाता है, ये 4 कार्बन तक है। दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस वाइल पेंटेन टू हेप्टाडिकेन, यानी C5 से C17 तक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं और ये लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ऊपर वाले जो थे ये 4 गैसेस फॉर्म में है और ये आपके पास 5 से जो C5 से C17 तक है ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स आर द अल्केन्स फ्रॉम C18 ऑनवर्ड आर वैक्सी सॉलिड्स। जैसे वैक्स होती है या जैसे आप देखते हैं मोमबत्ती होती है, सॉलिड होता है, यानी प्योर सॉलिड नहीं होता, लेकिन क्या होता है वैक्स की तरह से, उस तरह से ये सॉलिड होता है। विच आर आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकेंड है अल्केन्स आर नॉन पोलर आर वेरी वीकली पोलर एंड आर इनसॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स। यहाँ ये पॉइंट होता है कि जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं और जो पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। अब ये क्या है, नॉन पोलर हैं और वीकली इनके अंदर पोलैरिटी है, तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक वाटर, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं आपके पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, तो इनमें इजीली सॉल्युबल होते हैं। देयर फिजिकल कांस्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी etc. increases with the increase of the number of carbon atoms, यानी जितनी चेन बड़ी होती जाएगी उतनी ही ये जो आप इसके फिज़िकल कांस्टेंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगी। वेयर एज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, जबकि जो सॉल्युबिलिटी है इसकी जूं इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा या नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। अब बेटा देखें आपके पास CH4 है, CH4 के यानी मीथेन के बाद आप इथेन लें, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो CH2 ग्रुप का आता है। फिर इथेन से प्रोपेन में जाएं फिर भी CH2 ग्रुप का आएगा, प्रोपेन से ब्यूटेन में जाएं फिर भी आपके पास CH2 ग्रुप का आएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होता है हर CH2 ग्रुप की एडिशन पर। Boiling points of alkanes having branch chain increases branch chain structures are lower than their isomeric normal chain alkane, कि जो ब्रांच चेन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आपके पास आ जाता है N butane has higher boiling point that is minus 0.50 than the isobutane minus 11.7। अब N ब्यूटेन जो है आपके पास आ जाता है, ये स्ट्रेट चेन आपके पास आ जाती है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है आपके पास, ये minus 0.50 आ जाता है, जबकि जब आप आइसोब्यूटेन लेते हैं तो उसका आपके पास आता है minus 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब आपके पास जो -11 है ये लेस है, ठीक है, ये क्योंकि ब्रांच में आ जाता है तो नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बट दिस इंक्रीज इज़ नॉट रेगुलर। कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता जाता है, लेकिन ये क्या है कि इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ, लेकिन ये जो पैटर्न होता है ये रेगुलर नहीं होता। फिर आपके पास आ जाता है रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन, कि अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है। देखिए अल्केन में आपके पास होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन जब आप लेते हैं, या पैराफीन, अल्केन को हम पैराफीन भी कहते हैं, इनमें आपके पास क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है। तो सिंगल बॉन्ड जब भी होता है वो कौन सा होता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है जो कि ब्रेकअप नहीं होता, जिसकी वजह से इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, यानी एडिशन रिएक्शन ये नहीं देता। तो अल्केन्स 2 टाइप्स जो है रिएक्शंस देता है। कौन कौन से रिएक्शंस इसमें आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाते हैं, और जो दूसरा आपके पास आ जाता है ये आता है थर्मल एंड द कैटालिटिक रिएक्शंस। कौन से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा कौन सा आता है, थर्मल एंड द कैटालिटिक रिएक्शन। These reaction takes place at high temperature or on absorption of the light energy through the formation of highly reactive free radical। के पहले फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, जैसे इसमें हमने कल एक इलेक्ट्रोलाइट्स वाला हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक रिएक्शन किया था जिसमें फ्री रेडिकल जो है वो बनता है, डॉट ऊपर लगा हुआ है, उसको आप क्या कहते हो, फ्री रेडिकल। तो ये इसके जो जितने भी रिएक्शंस हैं, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इस वजह से हाई टेम्परेचर पर होते हैं, और दूसरा हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म होता है। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग द। अब इसमें जो अनरिएक्टिविटी होती है वो इसी वजह से होती है कि इसमें एक तो नॉन पोलैरिटी होती है, हमने ऊपर पढ़ा है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ कार्बन इज़ 2.5 एंड डेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2.1। तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, हाइड्रोजन और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी नहीं होती, ये नॉन पोलर हो जाता है, और जो बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर है इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी रीज़न क्या है। अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। इन अ सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी tightly held between the nuclei which make it very stable bond। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में उनकी अट्रैक्शन होती है, टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। मोर ओवर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड कैन नीदर अटैक ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ना ही इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होता है, ना ही न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होता है, तो जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। एक ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, इस वजह से। अब आ जाता है रिएक्शंस ऑफ द अल्केन्स के। अल्केन्स के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। पहला आपके पास आ जाता है कंबस्चन। जब भी कभी कंप्लीट कंबस्चन होती है तो उसमें आपके पास कौन सी चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आ जाती है। कंप्लीट कंबस्चन ऑफ अल्केन यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of hydrocarbon is burned to carbon dioxide and water, this is called as the heat of the combustion।
ऑल्दो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब ये देखें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऊपर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है। इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट इट, फॉर एग्जाम्पल बाय अ फ्लेम और अ स्पार्क। देखें ऊपर एरो के ऊपर फ्लेम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप स्पार्क भी लिख सकते हैं कि इसको इतनी एनर्जी चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। कंबस्शन इज द मेजर रिएक्शन अक्रिंग इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। अ compressed mixture of alkanes and air burns smoothly in the internal combustion engine and increases its efficiency. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपके पास जो है वो एक पहला आता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमेशा आपके पास कौन सी चीज़ बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। देखें ये रिएक्शन लिखा हुआ है, मीथेन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इसमें हम लिमिटेड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की, तो आपको कौन सी चीज़ मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, प्लस आपके पास कार्बन आ जाती है। फिर है आपके पास इसी में कैटेलिटिकल ऑक्सीडेशन। कैटेलिटिकल ऑक्सीडेशन में आपने कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करना है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। देखिए मीथेन है, मीथेन की जब ऑक्सीडेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, ये कंडीशंस आपने लाजमी लिखनी होती हैं। तो आपको कौन सी चीज़ मिलती है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल जो प्रोड्यूस होते हैं इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, कौन सी चीज़ मिलती है, फार्म एल्डिहाइड प्लस वाटर, ठीक है। कौन सी चीज़ मिलती है आपके पास, फार्म एल्डिहाइड प्लस वाटर। फिर ये फार्म एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो कौन सी चीज़ बनती है, फार्मिक एसिड। फिर फार्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो कौन सी चीज़ आपको मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये कौन सी है, ये कैटेलिटिकल ऑक्सीडेशन है। इसको आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आपने करना है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आता है कि मीथेन से आप फार्मिक एसिड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सारे तीनों स्टेप आपने लिख कर तो ये तीनों आपने करने होते हैं। Uses catalytical oxidation of alkane is used industrially to prepare higher fatty acids used in the soap and ये देखें सोप वगैरह बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में जो बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, कैटेलिटिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है। इसमें आप लेते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का जो NO2 ग्रुप है, देखिए रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है, मीथेन है, मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो नाइट्रिक एसिड का NO2 ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाएगा किसके साथ, मीथेन के साथ, ठीक है। मीथेन का एक जो हाइड्रोजन है वो इधर नाइट्रिक एसिड के OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा और ये जो आपके पास बनेगा ये बनेगा नाइट्रोमीथेन, CH3NO2 बन जाएगा और प्लस वाटर। नाइट्रोअल्केन जनरली फाइंड यूजेस एज फ्यूल, सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है कि एंड ये जो है ना फ्यूल में यूज़ किया जाता है और सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है और फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बनाते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ दी हेलोजिनेशन। देखें हेलोजिनेशन ये साथ लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये जो है आता है, तो इसको अच्छी तरह से आपने करना है। हेलोजिनेशन में आपके पास हेलोजेंस के साथ रिएक्शन होगा। हेलोजेंस में आपके पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आ जाते हैं और ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी हेलोजेंस की आती है वो क्या होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन से की ज़्यादा होती है आयोडीन की। ये उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है।
उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्केन विद द फ्लोरीन इज़ हाईली वायलेंट, यानी ये बहुत खौफनाक धमाके वाला इस तरह से होता है। तो इस वजह से इस एंड द रिजल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स एंड द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, ये जो आपके पास बनते हैं तो इसका जो इस रिएक्शन से फिर अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोरीन का रिएक्शन आ जाता है, ब्रोमीन का आ जाता है अल्केन के साथ। तो ये रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। आयोडीन का जो रिएक्शन होता है वो नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता, क्योंकि आयोडीन का आपने ऊपर भी देखा है आर्डर में, तो आयोडीन जो है वो सबसे कम उसमें आ जाता है। अब उसके बाद नीचे देखें आपके पास ये रिएक्शन जो है वो लिखा हुआ है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये रेडिकल बनाता है, इसको आप क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। ये दो फ्री रेडिकल बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपके पास ये फ्री रेडिकल बनते हैं। ये फर्स्ट स्टेप आ जाता है, इनिशिएशन स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, मीथेन प्लस 1 फ्री रेडिकल, ठीक है, ये जो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है ये रिएक्ट करता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है मिथाइल रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। वहाँ से एक हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी मीथेन में, और ये क्लोरीन जो फ्री रेडिकल था उसके साथ HCl बनाएगा और ये CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CH4Cl बना देगा, CH3Cl बना देगा, मिथाइल क्लोराइड बना देगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इस स्टेप को आप क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन स्टेप। फिर आपके पास आ जाता है टर्मिनेशन स्टेप, स्टेप 3। इसमें जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है और जो मिथाइल का फ्री रेडिकल है ये दोनों कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, इनिशिएशन स्टेप, सेकंड प्रोपिगेशन स्टेप, और जो थर्ड होता है वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। इनको आपने अच्छी तरह से करना है। बाय रेपिटेशन ऑफ स्टेप 2 mixture of halogen substituted product are obtained. The reaction is not synthetically so important. अब देखें ये आपके पास है CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फिर आपके पास बन जाता है CH2Cl प्लस HCl। इसी तरह से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा और उसकी जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। जैसे क्लोरोमीथेन बनता है, फिर डाइक्लोरोमीथेन बनता है, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। फिर आपके पास टेट्राक्लोरोमीथेन जिसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। कल फिर मैं इनका टेस्ट लूँगी आपका, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस आपने अपनी मार्क करनी है लाजमी। अल्लाह हाफिज़।